Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. In today's lecture, we are going to talk about a very important topic, most important topic, process of controlling. इससे पहले कंट्रोलिंग के दो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. ये है पार्ट 31, पार्ट 29 और 30. अगर आप देख के आएंगे फिर पार्ट 31 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने वाला है. नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को वाली है, क्योंकि देखने को मिलने वाली है. या एटलीस्ट पार्ट 29 तो जरूर देख के आइए. 30 भी देख लीजिए, साथ में छोटी सी वीडियोस हैं, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग को क्लियर करेंगे. तब जाके जब प्रोसेस पढ़ोगे कंट्रोलिंग का तो आप बढ़िया तरीके से समझ पाओगे. सो अगर आपको अभी फिलहाल नहीं क्लियर है तो मैं जस्ट आपको एक सिंपल शब्दों में अगर बताऊं कि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं. देखो, हमने प्लानिंग की, कुछ सेट स्टैंडर्ड्स बनाए, स्टैंडर्ड्स तय किए कि भाई इस पैमाने पर काम होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है जी, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया. अब ये देखना कि जो एक्शन हुआ जब उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया तो क्या प्लानिंग के मुताबिक ही काम हुआ या नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो क्या वेरिएशंस देखने को मिले, वो वेरिएशंस पॉजिटिव है या नेगेटिव. अगर वो नेगेटिव है, अगर कुछ एरर आ रहा है तो उन पर किस तरीके से हमें काम करना है, रेमेडियल एक्शन लेना है. दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग डील्स विद. आई होप कंट्रोलिंग के बारे में आपको कुछ आइडिया लगा होगा. बट वंस अगेन आई विल से कि क्लियर आइडिया, बेसिक फंडा एकदम डीप में बात की है मैंने पार्ट 29 और 30 में. सो वो वीडियो जरूर देख के आए. सब एक प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का भी एक प्रोसेस होता है. ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में सबसे पहले तो यार हम गोल ही सेट करते हैं. इवन हमारी लाइफ के गोल जब हम सेट करते हैं तो हम यही तो बोलते हैं कि हमें 12th में टॉप करना है, या हमें एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें अच्छी सैलरी हो, या हमें ये चाहिए वो चाहिए. हमें पहले अपने दिमाग में गोल सेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. इन द सेम वे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में भी सबसे पहले हम पैमाने सेट कर लेंगे, हम तय कर लेंगे इसकी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, जिन स्टैंडर्ड्स के बेस पर हमें अब काम करना होगा. ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पहला स्टेप हो गया. ये मत देखो, अभी ओवरऑल एक सम ऑफ एक बेसिक स्पार्क क्रिएट कर रहा हूं इन योर माइंड. तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिए. अब जैसे ही स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब ये देखना कि भाई इंप्लीमेंट जब हम कर रहे हैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या निकली. स्टैंडर्ड तो सेट कर लिए, बट अब परफॉर्मेंस क्या आई. तो इन द सेकंड स्टेप वी नीड टू मेजर द परफॉर्मेंस, द एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब थर्ड स्टेप में हम कंपैरिजन करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे विद द सेट स्टैंडर्ड्स, जिससे कि हमें पता चले कि क्या क्या वेरिएशंस निकली हैं, वो वेरिएशन से हमें डील कैसे करना है. चौथे स्टेप में वी विल वर्किंग ऑन द रिमीडियल एक्शन की उन प्रॉब्लम्स और उन वेरिएशंस से, उन एरर्स से हम कैसे डील करें अगर वेरिएशंस नेगेटिव है और एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही है इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये तो ओवरऑल एस्पेक्ट है 4 स्टेप्स का. इन्हीं चारों स्टेप को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो बट बिफोर दैट मैं आपसे ही चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आपका लगातार जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में, वो सच में मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है. तो मेरे को और मोटिवेट करते रहिए. नोट्स की चिंता नहीं करनी. लेक्चर अपलोड होने के कुछ घंटों बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप चेक कर लो, ज्वाइन कर लो चैनल को, क्योंकि मैं वहां पर अपलोड कर देता हूँ लेक्चर को कुछ ही घंटों बाद, ये यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होने के बाद. सो उसकी चिंता नहीं करनी. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द लेक्चर फॉर 15 और 20 मिनट्स. मेरी ज्यादातर वीडियो मेजरली 15-20 मिनट्स तक के बीच में ही होती है. जैसे भी समझ में आ रहा है पढ़ो, 1.25 में पढ़ो, 1.5 में पढ़ो, बट पढ़ो जरूर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करेंगे. जो हमने जल्दी पढ़ा उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करेंगे. दोस्तों, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? प्लान्स होते हैं या टारगेट्स होते हैं. स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब क्या है? जैसे बजट सेट कर लिया आपने, तो बजट भी एक तरीके का स्टैंडर्ड है. हमने पैमाना तय कर लिया कि भाई इस बजट के ऊपर हमें नहीं जाना है, हमें कंपनी में काम करना है. हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट अगर मैंने 5 लाख बनाया तो 5 लाख से ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा, है ना. कुछ सोच के ही बनाया होगा. सो डेफिनेटली स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब हो गया कि हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं, कुछ टारगेट्स क्रिएट किए हैं which have to be achieved in the course of business, जिनको हमें अचीव करना है in the course of business. Very simple. अब ये स्टैंडर्ड्स दोस्तों मेजरेबल हो सकते हैं, जिनको मेजर किया जा सके, और नॉन मेजरेबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जिनको मेजर ना किया जा सके. मेजरेबल को हम टेंजिबल भी कहते हैं. टेंजिबल स्टैंडर्ड्स, टेंजिबल का मतलब समझते हो? जिनको हम टच कर सके. नॉन मेजरेबल यानी कि नॉन टेंजिबल, जिनको हम टच ना कर सके. तो भाई मेजरेबल स्टैंडर्ड्स क्या है, नॉन मेजरेबल स्टैंडर्ड्स क्या है, जरा गौर फरमाइए.
मेजरेबल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड्स व्हिच कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड, जिनको मेजर किया जा सके या एक्सप्रेस किया जा सके। मनी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हो, जब बजट तय करना, तो जब हम बजट तय कर रहे हैं तो हम खर्चों की बात कर रहे हैं कि इतना खर्चा हम कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते। हम एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक मेजरेबल स्टैंडर्ड हो गया। जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक मेजरेबल स्टैंडर्ड हो गया। रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, आउटपुट, कॉस्ट, टाइम, प्रॉफिट, ये सारे क्या हैं, ये मेजरेबल स्टैंडर्ड हैं। तो स्टैंडर्ड्स जो हम सेट करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, वो मेजरेबल भी हो सकते हैं, वो इमेजरेबल भी हो सकते हैं, दैट इज नॉन मेजरेबल भी हो सकते हैं। यानी कि जिनको मनी रिलेटेड यूनिट्स में हम मेजर ना कर सके, विच कैन नॉट बी मेजर्ड मॉनिटरली, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर आ गई। अब आप खुद बताओ मुझे, क्या मैनेजर की परफॉर्मेंस को आप मनी रिलेटेड एस्पेक्ट में मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। सो परफॉर्मेंस ऑफ ए मैनेजर, डेविएशन ऑफ वर्कर्स, कि भाई वर्कर्स को इतने ऐसे काम करना था, हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि भाई इन वर्कर्स को इस तरीके से काम करना था, इस एफिशिएंसी से काम करना था, लेकिन वर्कर्स ने उस तरीके से काम नहीं किया। तो ये जो डेविएशन ऑफ वर्कर्स देखने को मिली, ये नॉन मेजरेबल स्टैंडर्ड में आ गए। इनको मेजर नहीं कर सकते। जिस प्रकार से इनको मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट्स में, इसको, परफॉर्मेंस को हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें शामिल होता है एटीट्यूड वर्कर्स का, उसमें शामिल होती है मोटिवेशन, जिनको हम ऐसे नहीं कर सकते मेजर। सो मेजरेबल स्टैंडर्ड्स और नॉन मेजरेबल स्टैंडर्ड्स, पहले स्टेप में हमने इस्टेब्लिशमेंट कर लिया स्टैंडर्ड्स का। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप कि वंस यू आर डन विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, now you are good to go for the measurement of performance, यानी कि here we need to measure the actual performance। अब यहाँ पर अब हम implementation की बात करेंगे। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम implement कर रहे हैं कि भैया सिर्फ theoretical ही नहीं रहनी है चीजें, पैमाना सेट करके क्या कर लोगे जब तक एक्शन नहीं लोगे। तो अब हमने चीजों को implement किया और फिर हमने measure की actual performance। so here we need to measure the actual performance। यहाँ पर देखो, अब जब हम मेजरमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब मेजरेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं या जो टेंजिबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट, आउटपुट, एक्सपेंडिचर, टाइम, प्रॉफिट, ये सारी चीजें आती हैं, इनको मेजर करना काफी आसान है, क्योंकि ये यूनिट्स में एक्सप्रेस हो सकती हैं, रुपीज में है कोई, ठीक है, डॉलर में हो सकती हैं, टाइम सेकंड में होता है, यानी कि यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि मेजरमेंट ऑफ टेंजिबल स्टैंडर्ड इज इजी as it can be expressed in units, cost, money terms, etc. लेकिन नॉन मेजरेबल स्टैंडर्ड्स को मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि मैनेजर की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे? परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर को तुम इन यूनिट्स के हिसाब से तो नहीं मेजर कर सकते ना। यू हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ मैनेजर ओनली विद लाइक एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स, कि भाई तुमने वर्कर्स का एटीट्यूड देखा और उससे तुम्हें मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करने की कोशिश की कि भाई वर्कर्स का एटीट्यूड बहुत मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट तरीके से, तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है, मैनेजर जो है अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से, बखूबी तरीके से निभा रहा है। सो परफॉर्मेंस ऑफ अ मैनेजर कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटीज, इट कैन बी मेजर्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स, their morale to work, as I've told you just now, their communication with the superiors, उन सारी चीज़ों से तुम्हें मैनेजर की परफॉर्मेंस का पता चलेगा। एंड ये सारी चीज़ें हम करते कैसे? अब आपने अगर जॉब में काम नहीं किया है तो इन फ्यूचर जब आप जॉब में काम करोगे, सो यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस कि वहां पर एम्प्लॉय रिपोर्ट्स तय की जाती कि भाई वीकली रिपोर्ट्स बनाई जा रही, मंथली रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, ईयरली रिपोर्ट्स, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाएगा कि भाई आप इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ आपको काम करना है। तो इस तरीके से ये आपकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, एम्प्लॉय रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें, तो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले 2 स्टेप को मैं फिर से बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए, गोल्स तय किए, और फिर जब हमने इम्प्लीमेंटेशन की तो हमने ये देखा कि उनका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, यानी कि अब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की। एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने का मतलब है कि वही स्टैंडर्ड्स को एनालाइज करना, मेजरेबल स्टैंडर्ड्स और नॉन मेजरेबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं तीसरे और चौथे स्टेप में। चलो जी, अगले 2 प्रोसेसेस के स्टेप्स क्या है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कि भाई अभी तक हमने क्या किया, हमने पहले स्टेप में स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर लिए, दूसरे स्टेप में हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर ली। अब कंपैरिजन भी तो करना है ना यार,
कि उसमें क्या था इसमें क्या है, स्टैंडर्ड सेट ये किए थे, गोल मैंने ये सेट किया था, बट उसका रिजल्ट मुझे ही निकला। कंपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपेयर करने के बाद काफी चीजें पता चलती हैं। काफी चीजों से यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि वेरिएशंस पता चले कि कहाँ वेरिएशंस देखने को मिले, कहाँ डेविएशंस देखने को मिली, कमी किसमें है, कौन कमी कर रहा है, कहाँ एरर है। बेसिकली वो डेविएशंस हमें निकल के आ जाएंगे सामने जब हम करेंगे कंपैरिजन। ठीक है, तो विद कंपैरिजन वेरिएशंस विल बी ऑब्जर्व्ड। वेरिएशंस कहो, डेविएशंस कहो, कि भैया कहाँ डेविएशन देखने को मिली है, कहाँ कमी देखने को मिली है। फिर हम क्या करेंगे कि वो डेविएशन किस वजह से देखने को मिली है, हम रूट कॉज में जाएंगे। सो वी नीड टू फाइंड द कॉज ऑफ दोस वेरिएशंस, एनालाइज देम, उनको एनालाइज करना होगा डीपली एंड टू अंडरस्टैंड। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई वो डेविएशंस पॉजिटिव हो, जो पैमाना हमने सेट किया था, है ना, उससे भी अच्छा कुछ हमें एज अ रिजल्ट मिल गया हो। डेविएशन जरूर है, लेकिन अच्छा डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन है। तो अगर भाई पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिला है, सो यू हैव टू इग्नोर इट। अच्छी बात है, बढ़िया, आगे बढ़ो। अगर बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम है, then also the manager have to ignore that particular problem, क्योंकि वो डेविएशन नेगेटिव जरूर है, बहुत स्लाइट प्रॉब्लम है, ओवरकम की जा सकती है। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे मेजर डेविएशंस लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, कि भैया हमें एज ए स्टैंडर्ड हमने सेट किया था कि हमें ये वाली मशीन यूज करनी है, लेकिन लेबर्स ने तो ये वाली मशीन यूज कर ली, ये तो बहुत बड़ी गलती है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, अपॉइंटमेंट्स ऑफ वर्कर्स, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये कुछ ऐसे डेविएशंस हैं that we should be looked upon very consciously, very attentively. So I hope you got an idea कि comparison से आपको deviations या variations का पता चलता है, जिसकी मदद से आप errors जो है वो find out कर सकते हो। And once the errors are found, taking remedial action, ये लौता स्टेप जो बचता है कि once the causes of variations are known, errors are known। अब अगर errors पता चल गए तो managers क्या लेगा, remedial measures लेंगे। managers remedial measures लेंगे उस problem को solve करने के लिए, ताकि दोबारा in future condition वो problem again arise ना हो। और यहाँ पर आके manager का step यहाँ पर आके जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। जैसे ही तुमने वेरिएशंस देखे, एरर्स देखे और उन पर काम करना स्टार्ट किया, उसको सुधारने की कोशिश की, उन एरर्स के लिए रेमेडियल मेजर्स लेने की जरूरत पड़ गई, और फिर से आपने तो इन शॉर्ट वहीं पर जैसे ही आपने रेमेडियल मेजर लिया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, उस एरर को दोबारा वो ना आए फ्यूचर में, ऐसा करने की कोशिश की, वहीं पर कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाता है। सो ये 4 स्टेप में कंट्रोलिंग प्रोसेस चलता है।